हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यार एक बात बता देता हूँ, हंसते रहो और खुश रहो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है 2020 में और ये तकरीबन 35 साल के बाद आई है। देखने में आ रहा था कि ये सिंस इंडिपेंडेंस ये तीसरा बार रिवाइज हुआ है, तो अपने आप में काफी शॉकिंग है कि 70 साल में सिर्फ 3 ही बार ये पॉलिसी में चेंजेस किए गए हैं, रिवाइज की गई है। एनीवेज, तो जो पॉलिसी है उसमें कई सारा इंफॉर्मेशन है, कई सारा डेटा है, 484 पेजेस वगैरह का। तो अलग अलग सोर्सेज आपको अलग अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेन पॉइंट्स इसके। तो आप लोगों ने काफी सारे वीडियोस देख लिए होंगे, आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे। तो मैंने भी वही देखा है, मैंने कोई अलग नहीं पढ़ा है। और मैंने जो वीडियोस कुछ मैंने सोर्सेज रेफर किए हैं जो आप भी देख सकते हैं। पहले तो मैंने जी न्यूज़ का वीडियो देखा है जो कि भी ट्रेंडिंग में है, शायद ट्रेंडिंग में था या कल। और एक देखा है मैंने आकाश बनर्जी का वीडियो, एक देखा है मैंने अमन धत्तरवाल का वीडियो। उसके बाद एक वीडियो मैंने देखा है किसी और का एक वीडियो देखा है। और लेकिन 2 वीडियो मैं वेट कर रहा हूँ, एक रवीश कुमार का एनालिसिस वेट कर रहा हूँ और एक ध्रुव राठी का वेट कर रहा हूँ। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन तो काफी सारा है, आप लोग देख चुके होंगे। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दो आर्टिकल जरूर इस पे पढ़ लेना, क्योंकि इस पे आपका टियर 3 में एक डेफिनेटली आने के बहुत सारे चांसेस हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ डेटा कलेक्ट कर लेना, इसमें थोड़ा सा इंटरप्रेट करना कि आखिर ये पॉलिसी क्या है, इस पॉलिसी के आने के पहले क्या कमियां इसमें थी जिसकी वजह से इसको रिवाइज किया गया है, और फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसके इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो ये सब चीज थोड़ा सा थोड़ा इमेजिन करके पढ़ना, जिससे कि और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं टियर 3 में। डायरेक्ट नहीं आता है कि बताइए एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लिखिए, ऐसा नहीं आता है। तो 1-2 आर्टिकल पढ़ना और इसके बारे में थोड़ा सा सोचना, ताकि आपके पास जो सेल्फ क्रिएटेड एक ऑब्जेक्ट हो जाए, जिससे कि आप खुद इसके बारे में अपने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते। अब जहां तक इस एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो बहुत सारे पॉजिटिव निगेटिव्स भी हैं इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो ये तो हर चीज़ में होता है ना, कुछ चीज़ परफेक्ट नहीं है, किसी अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी होती हैं किसी चीज़ में। अब अगर आप सिर्फ नेगेटिव अगर इंसान हो तो आप सिर्फ नेगेटिव को लेकर बैठोगे, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव को लेकर बैठोगे, लेकिन बैलेंस हो तो दोनों को कंसिडर करोगे। तो एनीवेज ये चीज़ें तो होती रहती हैं। लेकिन मैं ओवरऑल खुश हूँ, क्योंकि नए हिंदुस्तान के हिसाब से अगर उसकी पूरी एजुकेशन पॉलिसी भी हो जाए तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आज के टाइम में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो आज से 35 साल पहले के रिक्वायरमेंट से बिल्कुल अलग है। तो एजुकेशनल पॉलिसी ही नहीं, हर पॉलिसी चेंज होनी चाहिए अभी, और बहुत सारी पॉलिसी चेंज हो चुकी थी। एजुकेशन में जो है चेंजेस काफ़ी लेट आए हैं, लेकिन चलो एनीवेज आ गए हैं, वही बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे मैं आपको डेटा नहीं दे रहा हूँ, अपना बस पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सबसे अच्छी बात तो ये कि आदि ज़माना का एक जो एजुकेशन सिस्टम था हमारे यहाँ, वो चेंज होना शुरू होगा। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक जो क्रिटिकल पॉइंट आता है वो ये कि जो एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम है, जो पिछले 35 साल से एग्जिस्ट कर रही थी कंट्री में, वो भी अभी देश के ज़्यादातर हिस्सों में नहीं पहुंची है। तो नई पॉलिसी लाने का क्या फ़ायदा। तो देखिए, ये बात ना बहुत मतलब क्रिटिक वाले अक्सर उठाते हैं इस तरह की बातों को। अब जैसे कि बुलेट ट्रेन आ रही थी तो लोगों ने यह कहा कि पहले आप जो अभी एग्जिस्टिंग रेलवे सिस्टम है उसको पूरा इंप्रूव करो, उसके बाद बुलेट लाना। तो देखिए, एक बात बताइए, जब एसएससी की आप तैयारी करते हैं तो क्या आप ऐसा करते हैं कि पहले आप पूरा मैथ शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं? ऐसा नहीं करते हैं ना। पैरेलल में आप लेके चलते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, मैथ ज़्यादा पढ़ते हैं, इंग्लिश कम पढ़ते हैं, इंग्लिश ज़्यादा पढ़ते हैं, मैथ्स कम पढ़ते हैं, मतलब दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। तो वही है, अगर बिल्कुल एंड तक हम लोग अचीव करने जाएं, बिल्कुल उसका एंड सिरा हमें मिल जाए इसका, तो उसका कोई अंत नहीं है, और उसके चक्कर में कुछ भी नया मॉडिफिकेशन रीनोवेशन हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये जो पॉइंट होता है, तर्क होता है, बहुत ही बेकार होता है। तो इसीलिए जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उसका इनोवेशन होना भी चाहिए उसमें, और जो एग्जिस्टिंग है उसमें मॉडिफिकेशन भी होना चाहिए। दोनों साथ साथ चलें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी सिस्टम के। अब जो भी बातें की गई हैं वो एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए की गई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए नहीं की गई है। तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैसा कुछ है नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है। स्टिल हमें थोड़ा खुश होना चाहिए, ये सोचिए कि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है उसे नई ज़माने की एजुकेशन मिलेगी, नए ज़माने के हिसाब से वो तैयार होगा। तो ये एक अच्छी बात है। अगर आज से 15 साल बाद ये इंट्रोड्यूस होता तो शायद हम लोग इस फायदे से वंचित रह जाते, लेकिन चलिए अभी ही आ रहा है तो हम मतलब ठीक है, हमारे लिए नहीं लेकिन हमारे बच्चों के लिए, हमारे अपकमिंग जनरेशन के लिए, हमारे छोटे भाई के लिए, हमारे बेटी हमारा जो होने वाला है उसके लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, जैसे कि आप लोग अगर आप स्टूडेंट हो, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके मन में ये रहता होगा, यार पढ़ाई करते हैं, साइड से एक आध ट्यूशन पढ़ा लेते हैं और कुछ पैसा आते रहेगा, कुछ खर्चा पानी उधर से निकल जाएगा, ज़्यादा फैमिली पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें अभी इंट्रोड्यूस होने वाली है ना, जैसे कि मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने कंप्यूटर जो है वो 7th क्लास में देखा था पहली बार, लेकिन इस पॉलिसी में काफ़ी सारे चेंजेस होंगे। यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो एक एसेंशियल पार्ट होगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर एजुकेशन।
तो मतलब इस तरह की चीज़ें से आप पहले से ही एफिलेटेड रहोगे काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें क्या है कि अगर आप स्किल कोई नया सीखते हो, स्किल सीखने का भी जो आपने सुना ही होगा कि आपको एक स्किल सिखाया जाएगा, कुछ पर्टिकुलर स्किल्स जैसे कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, उससे क्या हुआ कि जैसे आपने 10th किया या 12th किया, उसके बाद से ही आप अर्निंग शुरू कर सकते हो, ऑनलाइन अर्निंग, या फिर आपके पास आइडियाज़ होंगे अर्निंग करने के। तो सिर्फ ट्यूशन पढ़ाना ही आपके पास एकमात्र ऑप्शन नहीं रहेगा, खुद को सपोर्ट कर सकते हो और घर बैठे कर सकते हो। तो ये एक तरह से अच्छी चीज़ है हम लोगों के पर्सपेक्टिव से कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो प्रिपेयर करते हैं बच्चे या फिर स्ट्रगल करते हैं, पैसों की दिक्कत होती है, तो वो अगर सिंसियर हैं, अगर उन्होंने मेहनत की है, मतलब कि ठीक ढंग से उन्होंने अपने एकेडमिक स्टडीज़ कंप्लीट की है एटलीस्ट 10th तक, तो वो सेल्फ सब्सिस्ट कर सकते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी इनकम एक ठीक ठाक इनकम जनरेट कर सकते हैं और खुद को सबसे मतलब सस्टेन कर सकते हैं, पर फैमिली प्रेशर तो नहीं पड़ेगा। तो ये इस पॉलिसी से एक अच्छी चीज़ निकल के आती है। अब दोस्तों बात आती है कि हमारे लिए डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का। तो दोस्तों हम लोगों की कोई हैसियत है नहीं, ठीक है, सरकार की नज़र में हम लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं। कभी भी सुना है किसी मिनिस्टर को हमारे बारे में बात करते हुए? अगर बात करती भी तो एकेडमिक के बारे में बात करते हैं, ग्रेजुएशन वालों के बारे में बात करते हैं, 11th-12th के बारे में बात करते हैं, या फिर उससे जूनियर का लेवल की बात करते हैं। हमारे बारे में कोई बात नहीं करता। तो वी आर नॉट स्टूडेंट्स। असल में जो है वो हम लोग आत्मनिर्भर हैं, हम लोग आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं खुद से, उसके बाद खुद जॉब लेके चले आते हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट पढ़ना नहीं है, हमारा टारगेट है जॉब लेना, उसके लिए जो भी करना पड़े। अगर ऐसे ही क्या करे कि पढ़ाई का वेटेज हटा के फिजिकल ले आए या फिर सिंगिंग ले आए, वो कुछ ऐसा ले आए, तो हम लोग वो करना शुरू कर देंगे। तो हमारा टारगेट पढ़ना नहीं है, हमारा टारगेट है जॉब लेना। तो इसीलिए हम लोग स्टूडेंट्स की कैटेगरी से में नहीं आते हैं सरकार के नज़रिए से अगर देखा जाए, तो इसलिए हमारे बारे में कोई खास मेंशन यहाँ पे नहीं है। लेकिन स्टिल क्योंकि इतना ज़्यादा पैटर्न चेंज होगा, 1 से 12 तक का जो सिलेबस है वो चेंज हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। नई बुक्स आएंगी तब पता चलेगा क्या एग्जैक्ट चेंज हुआ है क्या नहीं। कई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, कई चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी। तो वहाँ पे जाके ऐसा लगता है कि उसके बाद शायद मे भी हमारा सिलेबस में भी चेंज हो, कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। खासतौर से ऐसा हो सकता है कि जिस पेपर से हमने ग्रेजुएशन कर रखा है उसका भी कुछ वेटेज हो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में, या उसका भी कोई पेपर ऐड हो, जैसे यूपीएससी वगैरह में होता है अभी। तो ये सब चीज़ें प्रोबेबल है कि शायद एसएससी में भी ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाएं। ये एक स्पेकुलेशन ही है, कंफर्मली नहीं कह सकते कि ये होगा ये नहीं होगा, लेकिन ये हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर हो तो वो जस्टिफाइड है, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके सरकार ये काम करेगी। लेकिन अगर होता है तो हम लोग को इसे वेलकम करना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बन रही है ऐसा होने की। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्यालों में तुम एक दिन मिलो कहीं पे तुम मुझे, शायद जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहे हम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं।